हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। बेटा लास्ट वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था सेकेंडरी ग्रोथ इन डाइकॉट स्टेम, और वहां पर मैंने आप लोगों को बात बताई थी कि कैम्बियम की जो एक्टिविटी होती है वो साल भर यूनिफॉर्म नहीं होती है, पूरे साल में एक तरह की नहीं होती है, बल्कि ये चेंज होती रहती है ना। और उस कैम्बियम एक्टिविटी के चेंज होने की वजह से एनुअल रिंग का फॉर्मेशन होता है ना। तो इस बेसिस पे हम कैम्बियम की एक्टिविटी के बेसिस पे हम वुड को दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। एक स्प्रिंग वुड होती है बेटा और एक ऑटम वुड होती है, और इन दोनों को मिला के हम लोग कहते हैं एनुअल रिंग। ये दोनों जो है ये एनुअल रिंग का फॉर्मेशन करती है। स्प्रिंग वुड और स्प्रिंग वुड एंड ऑटम वुड जो है बेटा एनुअल रिंग का फॉर्मेशन करती है। ठीक है, मैंने आपसे क्या बताया कि सीजन जो कैम्बियम की एक्टिविटी साल भर एक तरह की नहीं होती है, बल्कि ये वैरी करती है। जब स्प्रिंग सीजन में कैम्बियम की एक्टिविटी ज्यादा फास्ट होती है, ज्यादा स्ट्रांग होती है, कैम्बियम ज्यादा एक्टिव होता है ड्यूरिंग स्प्रिंग। ठीक है, स्प्रिंग सीजन। ठीक है बेटा, उस टाइम वो क्या करता है, लार्ज जाइलम एलिमेंट्स का फॉर्मेशन करता है विच लार्ज ल्यूमिन, है ना। लार्ज जाइलम एलिमेंट्स का फॉर्म करता है स्प्रिंग वुड में, स्प्रिंग सीजन में। इसीलिए हम इस तरह के वुड को हम लोग क्या कहते हैं, स्प्रिंग वुड, या इसे हम लोग अर्ली वुड भी कहते हैं। लेकिन जब ऑटम सीजन में आता है तो उस वक्त कैम्बियम की एक्टिविटी कम हो जाती है, और उसकी वजह से लो जाइलम एलिमेंट्स का फॉर्मेशन होता है विद नैरो ल्यूमिन एक्टिविटी। ठीक है बेटा, और इसको हम लोग लेट वुड कहते हैं। तो जरा हम लोग देख लेते हैं कि द एक्टिविटी ऑफ कैम्बियम इज नॉट यूनिफॉर्म थ्रू आउट द ईयर, ये बात हम लोग समझ चुके हैं। दूसरा, एनुअल रिंग इज फॉर्म ड्यू टू अनइक्वल एक्टिविटी ऑफ कैम्बियम। देखो बेटा, आप लोगों ने देखा होगा, अगर किसी प्लांट को कट करिए, जैसे मान लीजिए आपने किसी प्लांट को इस तरीके से ये कट किया, ये उसकी स्टेम को कट किया, तो आप बीच में इस तरीके से देखेंगे, ऐसे, फिर ऐसे अलग अलग लेयर्स देखेंगे। देखा होगा ना आप लोगों ने, इस तरीके से लेयर्स होती हैं। ये लेयर्स असल में क्या है, ये बेटा एनुअल रिंग होती है ना। ये एनुअल रिंग होती है, और एनुअल रिंग एक साल में एक एनुअल रिंग फॉर्म होती है, और ये जो एनुअल रिंग का फॉर्मेशन होता है ये इसी स्प्रिंग वुड और ऑटम वुड की वजह से ही होता है। ठीक है, तो हम किसी भी, अगर मान लीजिए ये मेरी स्टेम है और मैंने इसके स्टेम हमेशा नीचे से कट करके देखी जाती है ना। अगर किसी प्लांट की एज आपको पता करना हो तो याद रखना, उसका तरीका यह होता है कि स्टेम का जो बेस होता है ना, जो बेस होता है वहां से हम कट करते हैं। बात समझ में? स्टेम के बेस को हम लोग कट करते हैं, और वहां पे हम देखते हैं कि कितनी रिंग हमें मिल रही है। जितनी रिंग मिलेगी उतनी एज प्लांट की होगी, और हर एक साल में एक रिंग होती है। यानी अगर मैं कहूं कि यहां पर कितनी रिंग दिख रही है, 4 दिख रही है, इसका मतलब ये जो स्टेम है वो कितने साल पुरानी होगी, 4 साल। बात समझ में आ गई बेटा? अच्छा, इज फॉर्म ड्यू टू अनइक्वल एक्टिविटी ऑफ कैम्बियम, ड्यू टू अनइक्वल एक्टिविटी ऑफ कैम्बियम। ठीक है, एनुअल रिंग इज फॉर्म ड्यू टू सीजनल एक्टिविटी ऑफ वैस्कुलर कैम्बियम। नेक्स्ट देखते हैं, स्प्रिंग वुड में क्या होता, स्प्रिंग सीजन में क्या होता है, कैम्बियम बेटा बहुत एक्टिव होता है, वेरी एक्टिव, और क्या प्रोड्यूस करता है, लार्ज जाइलम एलिमेंट्स विद वाइड या लार्ज कैविटीज ऑफ वेसल की जो लार्ज ल्यूमिन, बड़ी बड़ी, मतलब ये मान लीजिए, याद करिए, ल्यूमिन ज्यादा होता है ना। ये मान लीजिए अगर मैं कहूं कि ये वेसल की सेल है और ये स्प्रिंग वुड की है, तो इसमें क्या होता है, जो वेसल होती है इसकी साइज बहुत ज्यादा होती है। सो इस तरह की वुड को बेटा हम लोग स्प्रिंग वुड कहेंगे, या इसे हम लोग अर्ली वुड कहेंगे। बात समझ में आ गई बेटा? अब नेक्स्ट देखिए, ऑटम में क्या होता है, कैम्बियम वहां पर लेस एक्टिव होता है, इसलिए लेस जाइलम या फ्यू जाइलम एलिमेंट्स का फॉर्मेशन करता है, और जिनका जो कैविटीज कैसी होती है, ये ल्यूमिन कैसी होती है, वो कम होती है ना। यानी अगर इसकी बात की जाए ऑटम या लेट वुड की, तो उसमें जो कैम्बियम होगा बेटा, उसमें जो वेसल होगा, उसका ल्यूमिन कैसा होगा, कम होगा। ठीक है, इसका ल्यूमिन ज्यादा होता है, इसका कम होता है। नेक्स्ट बात, स्प्रिंग वुड जो होती है वो बेटा वो लाइट कलर की होती है और लो डेंसिटी होती है इन कंपैरिजन टू ऑटम वुड से। बात समझ में आ गई? अगर स्प्रिंग वुड की बात की जाए तो वो लाइट कलर की होगी और लो डेंसिटी होगी,
वाइल अगर ऑटम की बात की जाए तो वो डार्क कलर की होती है और हाई डेंसिटी होती है, ठीक है। अब यहां पर आपको 4-5 डिफरेंस मिल सकता है और ये क्वेश्चन आता है कि इस तरीके से बेटा क्वेश्चन बहुत आता है, ये होमवर्क है, आप लोग लिख लीजिएगा। डिफरेंशिएट बिटवीन स्प्रिंग वुड एंड ऑटम वुड, है ना, स्प्रिंग वुड एंड ऑटम वुड। सबसे पहला बेटा आप क्या कह सकते हैं कि स्प्रिंग वुड में कैम्बियम की एक्टिविटी फास्ट होती है, ऑटम में कम होती है, एक बात। दूसरी बात, इसमें लार्ज जाइलम एलिमेंट्स का फॉर्मेशन होगा, उसमें लेस जाइलम एलिमेंट्स का फॉर्मेशन होगा। इसमें जो वाइड ल्यूमिन कैविटी होगी, इसमें मतलब स्प्रिंग वुड में, और ऑटम में क्या होगा, नैरो ल्यूमिन कैविटी होगी। ये 3 हो गया। चौथा डिफरेंस, स्प्रिंग वुड कैसा होता है, लाइट कलर का होता है और ऑटम वुड डार्क कलर का होता है। स्प्रिंग वुड लो डेंसिटी होती है और ऑटम वुड की हाई डेंसिटी होती है। 5 डिफरेंस बेटा हो गया, ये आप लोग लिख लीजिएगा, ठीक है। तो मैंने आपको बताया कि एक एनुअल रिंग अगर है तो वो किस किस चीज की मिल के बनी होती है। जाहिर सी बात है, एक सीजन में बेटा एक स्प्रिंग वुड एक पूरे एक साल में एक बार स्प्रिंग सीजन आता है, एक बार ऑटम सीजन आता है। यानी एक बार स्प्रिंग सीजन में रिंग बनेगी, एक बार ऑटम सीजन में रिंग बनेगी, है ना। तो उन दोनों को मिला के हम लोग क्या कहते हैं, बेटा, एनुअल रिंग। और यही एनुअल रिंग के बेसिस पे हम किसी भी प्लांट की एज पता कर सकते हैं। देखो, बोथ स्प्रिंग एंड ऑटम वुड दैट अपीयर इन ऑल्टरनेट कॉन्सेंट्रिक रिंग, यानी इस तरीके से होता है ना। जैसे मान लो अगर मैं कहूं कि बेटा ये है एनुअल रिंग, अरे सॉरी ये स्प्रिंग है और ये इस तरीके से, ये दूसरी वाली मैंने क्या बनाई, ये क्या बनाई बेटा, ये मैंने बना दी ऑटम वुड। इसी तरीके से फिर तो आप देखिए ये क्या है, ये एक एनुअल रिंग है, ये क्या है, ये एक एनुअल रिंग है। मतलब ये कितने साल पुराना प्लांट होगा, 2 साल। बात समझ में आ गई, बोलो बेटा, बात समझ में आई। अच्छा, अब नेक्स्ट देखते हैं कि इन 1 ईयर ओनली 1 ग्रोथ रिंग इज फॉर्म्ड, या एक ग्रोथ रिंग या एक एनुअल रिंग का ही फॉर्मेशन होगा, ठीक है बेटा। और जैसे जैसे साल बढ़ता चला जाएगा, एनुअल रिंग का फॉर्मेशन बढ़ता चला जाएगा। ये तो बात ठीक है ना भाई। जैसे मैंने अभी आपको जो पिछले उसमें दिखाया है, इसमें ये मैंने यही दिखाया कि ये 2 साल पुराना प्लांट है। इसी तरीके से आप और बढ़ा लीजिए, तो जैसे जैसे साल बढ़ता चला जाएगा, ये जो रिंग है, एनुअल रिंग जो है या ग्रोथ रिंग है, ये बढ़ती चली जाएगी। और इस एनुअल रिंग या ग्रोथ रिंग को काउंट करके हम प्लांट की एज बता सकते हैं, ठीक है। वी कैन एस्टिमेट द एज ऑफ प्लांट। और प्लांट की जो वो ब्रांच ऑफ बायोलॉजी या ब्रांच ऑफ बॉटनी जिसमें हम प्लांट की एज की स्टडी करते हैं, उसे हम लोग डेंड्रोक्रोनोलॉजी कहते हैं बेटा। पसंद नहीं, हम वो ब्रांच ऑफ बायो जिसमें हम प्लांट की एज पता करते हैं, उसे डेंड्रोक्रोनोलॉजी कहते हैं। लेकिन ये जो डेंड्रोक्रोनोलॉजी है बेटा, ये हम जिम्नोस्पर्म में एप्लीकेबल नहीं करते, क्योंकि जिम्नोस्पर्म में वेसल्स होता ही नहीं। और यहां पर सारा मामला क्या है, स्प्रिंग वुड में लार्ज ल्यूमिन वेसल होता है और ऑटम वुड में लो वेसल होता है। तो हम वेसल के ही बेसिस पे तो पता कर रहे थे, वेसल के बेसिस पे ही वो जो रिंग बन रही थी। लेकिन जाहिर सी बात है, जब वेसल एब्सेंट होगा तो रिंग ही कहां बनेगी। बात समझ में आ गई, ठीक है। अब नेक्स्ट, हाँ, एक इंपॉर्टेंट चीज है कि वो इलाके जहां पर टेम्परेचर बहुत शार्प होता है, यानी क्लियर ठंड का मौसम होता है। जैसे हम लोग, अगर आप ये देखिए, मैं दिल्ली से मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूं, अगर दिल्ली का टेम्परेचर कैसा होता है बेटा, यहां पे जब गर्मी पड़ती है तो बेतहाशा गर्मी पड़ती है, जब ठंड पड़ती है तो बेतहाशा ठंडी पड़ती है, यही होता है ना। तो जहां पर इतना कंट्रास्ट सीजन होता है, बात समझ में, जहां पर बेटा कंट्रास्ट सीजन होता है, वहां पर एनुअल रिंग फॉर्म होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, कंट्रास्ट कह लीजिए या शार्प कंडीशन। देखिए, क्लियर एनुअल रिंग्स आर फॉर्म्ड इन दैट रीजन वेयर क्लाइमेटिक कंडीशन आर शार्प। देखिए, है ना। और शार्प कंडीशन कहां पाई जाती है, टेम्परेट कंडीशन में, टेम्परेट क्लाइमेट में। देखिए, ग्रोथ रिंग्स आर डिस्टिंक्ट इन द प्लांट ऑफ टेम्परेट क्लाइमेट बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ कंट्रास्ट सीजनल वेरिएशन। जैसे मैं भाई, एक तो होता है ट्रॉपिकल, जैसे चेन्नई है,
चेन्नई है बेटा, वेस्टर्न घाट है, ये सब ट्रॉपिकल के इलाके। यहां पर सीजन में बहुत ज्यादा कंट्रास्ट नहीं पाया जाता है ना, बहुत ज्यादा वेरिएशन नहीं होता है, तो जिसकी वजह से इन इलाकों में सेकेंडरी ग्रोथ तो होगी। देखो बात मेरी समझो, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि इन इलाकों में सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होगी, और ये भी जरूरी नहीं कि हर सेकेंडरी ग्रोथ की वजह से एनुअल रिंग का फॉर्मेशन हो। इसमें सेकेंडरी ग्रोथ तो होगी लेकिन एनुअल रिंग का फॉर्मेशन नहीं होगा, याद रखिएगा ये बात। इसमें बेटा सेकेंडरी ग्रोथ तो होगी लेकिन एनुअल रिंग का फॉर्मेशन नहीं होगा। आप आ जाइए टेम्परेट में, टेम्परेट के इलाके जैसे शिमला का इलाका, मसूरी का इलाका, नैनीताल का इलाका, देहरादून का इलाका, ये सारे कैसे होते हैं, ये टेम्परेट के इलाके हैं। यहां पर बेटा सेकेंडरी ग्रोथ के साथ साथ एनुअल रिंग, क्लियर एनुअल रिंग का फॉर्मेशन होगा, यानी जो आप आसानी से देख सकें। ठीक है बेटा, तो इसमें क्या होगा, क्लियर एनुअल रिंग का फॉर्मेशन होता है। यहां पर क्या होगा, सेकेंडरी ग्रोथ तो होगी लेकिन एनुअल रिंग का जो विजिबिलिटी होगी वो क्लियर नहीं होगी। बात समझ में आई? अच्छा, आगे देखते हैं हम लोग। अब नेक्स्ट टॉपिक पे हम लोग चलते हैं। मेन वुड क्या है, इसमें हार्टवुड और सैपवुड हम लोग पढ़ते हैं। बेटा आप लोगों ने प्लांट, अगर कभी स्टेम को कट देखा हो आप लोगों ने, तो आपने स्टेम इस तरीके से दिखती है। देखिए मैं अभी थोड़ा सा बना दूं, देखो ये जो मैंने बनाया है, ये सेंट्रल पोर्शन, ये क्या होता है, ये हार्टवुड होता है। अगर आप लोगों ने कभी वुड देखा हो तो आप देखेंगे, है ना, इस तरीके से अगर वुड कट करिए बीच में से, तो आप देखेंगे जो बीच वाला जो वुड वाला पोर्शन होता है वो ज्यादा डार्क कलर का होता है ना, तो उसे हम लोग हार्टवुड कहते हैं। और उसके जो किनारे वाला वुड होता है वो उतना, मतलब हार्टवुड के कंपैरिजन में उतना ज्यादा बेटा डार्क नहीं होता, इससे हम लोग सैपवुड कहते हैं। ठीक है, और सैपवुड के बाहर की तरफ क्या होता है, सैपवुड के बाहर की तरफ होता है फ्लोएम, और उसके बाद क्या होता है, सबसे बाहर की तरफ बार्क होती है। ठीक है, तो इन दोनों, ये दोनों असल में सेकेंडरी जाइलम होते हैं। ठीक है, तो ये मेन वुड है। अगर कभी आपसे पूछा जाए कि कॉमर्शियल वुड कौन सा होता है, कॉमर्शियल वुड, तो आप हमेशा कहिएगा सेकेंडरी जाइलम होता है। बात समझ में बेटा, सेकेंडरी जाइलम होता है। तो मैंने आपसे क्या कहा कि आप कभी भी वुड देखेंगे तो वुड में जो बीच वाला पोर्शन होता है वो हार्ड, वो डार्क कलर का होता है। अच्छा, डार्क क्यों होता है, सुन लो। डार्क इसलिए होता है बेटा, उसमें उस तरह के कुछ स्टोरिंग सब्सटेंसेस उसमें प्रेजेंट होते हैं, जैसे टैनिन है, रेजिन है, ऑयल है, गम है, इस तरह के सब्सटेंस उसमें प्रेजेंट होते हैं जिसकी वजह से उसका कलर डार्क हो जाता है। इसीलिए जो हार्टवुड जो है ना, हार्टवुड का काम कंडक्शन ऑफ वाटर नहीं होता है। ठीक है, आप कहेंगे सर जाइलम तो है, जाइलम होने के बाद भी उसका कंडक्शन ऑफ वाटर नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, क्योंकि अभी मैंने आपको बताया कि जो वेसल वाली जो सेल होती है ना, उसमें अंदर की तरफ ल्यूमिन काफी चौड़ा होता है। उस पूरे ल्यूमिन में क्या होता है ना, भर जाता है वो, ये जो सारे सब्सटेंसेस है, रेजिन है, टैनिन है, ये सारे सब्सटेंस भर जाते हैं, जिसकी वजह से वो ब्लॉक कर जाता है और फ्लो नहीं हो पाता है। बोलिए बात समझ में आ गई? तो इसका काम क्या होता है, इसका काम बेटा मैकेनिकल काम होता है। उधर आ जाओ, सैपवुड, सैपवुड लाइट कलर का होता है, इसका काम क्या होता है, वाटर का कंडक्शन इसका मेन काम होता है। ठीक है, ये दोनों सेकेंडरी जाइलम होते हैं, उसके बाद फ्लोएम है और फिर ये बार्क है। कभी भी आप लकड़ी को देखिए, आप देखेंगे कि बीच वाला पोर्शन हमेशा डार्क होता है। बात समझ में आई बेटा? चलें अब आगे देखिए। तो मैंने वुड की स्टडी को डेंड्रोलॉजी कहते हैं, है ना, डेंड्रोलॉजी कहते हैं। वुड दो तरह का हो सकता है, हार्टवुड या सैपवुड। इट इज ऑल्सो कॉल्ड ड्यूरामेन एंड इट इज ऑल्सो कॉल्ड एल्बर्डम। ठीक है, जो सेंट्रल पोर्शन होता है सेकेंडरी जाइलम का, ल्यूमिन ऑफ ट्रैकिड्स एंड वेसल्स, वो डार्क ब्राउन कलर का होता है।
क्यों होता है? ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स लाइक टैनिन, रेजिन, ऑयल, गम, एरोमेटिक सब्सटेंस, एसेंशियल ऑयल, इन सब की प्रेजेंस की वजह से ये कैसा होता है? ये बेटा डार्क ब्राउन कलर का होता है, ठीक है। और दीज सब्सटेंसेस, इस सब्सटेंस की वजह से ये बहुत ज्यादा हार्ड और ड्यूरेबल हो जाता है, और इंपॉर्टेंट चीज रेजिस्ट कर जाता है इंसेक्ट से। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, रेजिस्ट करता है इंसेक्ट से। These substances make it hard, durable, resistant to attack by microbes and insects. This region is called hardwood because hardwood is अगर कभी पूछा जाए आपसे कि क्या रीजन ऐसा है क्यों जो हार्डवुड वाला रीजन होता है ना, क्या रीजन है कि हार्डवुड वाला जो रीजन होता है वो इंसेक्ट रिपेलेंट होता है या आपके ये इंसेक्ट रेजिस्टेंट होता है, तो आप कहेंगे क्योंकि ये जो हार्डवुड वाला जो रीजन होता है ये एंटीसेप्टिक नेचर का होता है। बोलिए बेटा, बात समझ में? एंटीसेप्टिक नेचर का होता है जिसकी वजह से। अच्छा, ये जो होता है मैंने अभी आपको बताया, ये सब इंपॉर्टेंट चीज है कि जो हार्डवुड होता है ये फिजियोलॉजिकली इनएक्टिव सेल होता है, इनएक्टिव सेल होता है एंड डू नॉट टेक पार्ट इन कंडक्शन ऑफ वाटर। ये कंडक्शन ऑफ वाटर में इसका कोई रोल नहीं होता। क्यों? क्योंकि मैंने बता दिया, क्योंकि इसके ट्रैकिड्स और वेसल्स में क्या होता है? वेस्ट मटेरियल भरा होता है। तब इसका काम क्या होगा? इसका काम क्या होगा बेटा? इसका मेन काम होता है ये इट प्रोवाइड स्ट्रेंथ टू स्टेम, ये स्टेम को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, ठीक है बेटा। तो कभी आपसे पूछा जाए कि कॉमर्शियल वुड कौन सा होगा, तो आप हमेशा कहिएगा सेकेंडरी जाइलम होता है ना, सेकेंडरी जाइलम होता है। बात समझ में बेटा? अच्छा, आगे देखते हैं। अब नेक्स्ट है सैपवुड। क्या होता है सैपवुड? जो किनारे की तरफ वुड होता है, और देखिएगा इसी से क्वेश्चन इस बार पीएमटी में 2020 में नीट में क्वेश्चन पूछा है इसी सैपवुड और हार्डवुड से। सैपवुड जो होता है वो लाइट कलर का होता है और पेरिफेरी की तरफ होता है, किनारे की तरफ होता है, सेंटर में नहीं होता, यही क्वेश्चन था। और वो फिजियोलॉजिकली एक्टिव होता है, इसे सैपवुड कहते हैं बेटा। इसका मेन काम क्या होता है? कंडक्शन ऑफ, इसका मेन काम होता है कंडक्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल फ्रॉम रूट टू लीफ, ठीक है। सैपवुड हार्डवुड में कन्वर्ट हो जाता है इन सेंट्रल रीजन। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट चीज है कि सैपवुड जो होता है अगर आप एयर में एक्सपोज होगा तो ये बहुत तेजी से डिके कर जाता है, क्योंकि मैंने आपसे क्या बताया? हार्डवुड डिके नहीं करता है। क्यों भाई? डिके का मतलब उस पर इंसेक्ट अटैक करेंगे तभी तो वो डिके होगा। हार्डवुड डिके नहीं करता है। क्यों? क्योंकि वो इंसेक्ट रिपेलेंट होता है, एंटीसेप्टिक नेचर का होता है। लेकिन ये एंटीसेप्टिक नेचर का नहीं होता है, इसलिए क्या होगा? ये डिके तेजी से हो जाएगा, ठीक है बेटा। अच्छा, अब जरा वुड को जरा क्लासिफाई कर लेते हैं। दो बेस पे हम क्लासिफाई करेंगे, पहला अमाउंट ऑफ पैरेन्काइमा पे, और दूसरा जो है प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ वेसल पे, कि वेसल है या नहीं है। इस बेसिस पे हम उसे दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। सबसे पहले हम इधर देखते हैं अमाउंट ऑफ पैरेन्काइमा के बेसिस पे। अमाउंट ऑफ पैरेन्काइमा के बेसिस पे हम उसे दो पार्ट में डिवाइड करेंगे बेटा। फिर मोनोजाइलिक और पिक्नोजाइलिक, है ना, मोनोजाइलिक और पिक्नोजाइलिक। मोनोजाइलिक में क्या होगा? पैरेन्काइमा की मात्रा ज्यादा होगी, मोर अमाउंट ऑफ पैरेन्काइमा, और ये पाया जाता है साइकस में, जो कि एक तरह का जिम्नोस्पर्म होता है। बोलिए बेटा, एक तरह का जिम्नोस्पर्म होता है। नेक्स्ट आ जाइए पिक्नोजाइलिक। पिक्नोजाइलिक क्या होता है? जिसमें पैरेन्काइमा की मात्रा कम होती है, और इसका एग्जाम्पल है पाइनस। बोलो बेटा, इसका एग्जाम्पल है पाइनस। तो ये हो गया आपका अमाउंट ऑफ पैरेन्काइमा में। अब हम आ जाए प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ वेसल में, अगर वेसल प्रेजेंट है या नहीं है। तो इसके बेसिस पे हम इसे दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक नॉन पोरस वुड होता है और एक पोरस वुड होता है। जैसे नाम से समझ में आ रहा है नॉन पोरस वुड, यानी उसमें वेसल एब्सेंट है। क्वेश्चन ये आया हुआ है मेडिकल में। नॉन पोरस वुड जिम्नोस्पर्म में पाया जाता है जिसमें वेसल एब्सेंट होती है, और पोरस वुड बुडा जिसमें जिसमें वेसल प्रेजेंट होता है, ये आपके एंजियोस्पर्म में पाई जाती है। तो क्वेश्चन आया हुआ था कि व्हाई जिम्नोस्पर्म वुड इज कॉल्ड नॉन पोरस वुड। तो आप बताएंगे कि इट इज कॉल्ड नॉन पोरस वुड क्योंकि इसमें क्या होता है? वेसल हमारा एब्सेंट होता है। बोलिए बेटा, बात समझ में आ गई? तो ये वुड वाला क्लासिफिकेशन समझ में आ गया आप लोगों को? ऑटम वुड, स्प्रिंग वुड, हार्डवुड, सैपवुड, ये सारी चीजें क्लियर हो गई आप लोगों को? ठीक है बेटा। तो अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे सेकेंडरी ग्रोथ इन डाइकॉट रूट। ठीक है, हमने अभी तक स्टेम के बारे में डिस्कस किया था, अब हम किसके बारे में?
रूट के बारे में डिस्कस करेंगे। सो बेटा थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।